हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करी थी और हम लोगों ने जो है प्लासी के युद्ध तक डिस्कशन किया था। जो प्लासी का युद्ध है 29 जून 1757 का हुआ था, वहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। शुरुआत हम लोगों ने करी थी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के हम लोगों ने प्लासी के युद्ध तक डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो उसके प्लासी के युद्ध के बाद का जो कुछ भी है उसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लें कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम लोग को इसलिए पढ़नी है कि अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ ठीक है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और इस चैनल पर आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हम लोग एंशिएंट और मेडिवल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मॉडर्न ख़त्म करेंगे, फिर एंशिएंट, फिर मेडिवल पे आएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट यूपी का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एक टीचर्स का एग्ज़ाम है जिसमें लोग उसको पास करके टीचर बनते हैं। तो अगर उसको आप उसकी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की तो आप इसको दे सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी में भी हिस्ट्री आती है। ठीक है, और टेट जो है यूपी टेट में एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूपी टेट में जो है एनवायरनमेंट वाला जो कोर्स पोर्शन है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कभी कभार 1-2 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्लासी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसके आगे देखते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है यहाँ से डिस्कशन किया था भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा था, पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डच के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डच कंप्लीट किया और बेदरा का युद्ध ये कंप्लीट किया। फिर कौन कंपनी किस तरह आई थी उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है ना, कि पहली कंपनी कौन सी थी, दूसरी कंपनी कौन सी थी, तीसरी कंपनी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी, पांचवी कौन सी थी, और उन लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है, कहाँ कहाँ पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई उन लोगों ने, ये डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ घटनाक्रम था उसका डिस्कशन किया कि जो है चार्टर कितने साल का मिला था, जहांगीर के दरबार में हॉकिंस कब आया था, अजीम शान के बारे में, फारूक सियार के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनके बारे में डिस्कशन किया। फिर बंगाल पर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कशन किया। और फिर जो है सिराजुद्दौला के बारे में डिस्कशन किया। फिर कैसे प्लासी का युद्ध हुआ उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है ना, कौन हारा प्लासी के युद्ध में, कौन जीता, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, ताकि आपको जो है एक तरह से क्लियरिटी रहे, क्योंकि हिस्ट्री है ये एक तरह से कहानी है। अगर आपको पिछली कहानी नहीं पता तो आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आप दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहली वीडियो ज़रूर देख लें, तब दूसरी वीडियो समझ में आएगी। नहीं तो आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी उड़ जाएंगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जो है प्लासी के युद्ध के बाद देखिए मीर जाफ़र के बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मीर जाफ़र जो था, जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो है मीर जाफ़र जो है एक तरह से नवाब बना। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में जो विजय हुई उसके उपरांत मीर जाफ़र बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। ठीक है, जो मीर जाफ़र था वो युद्ध में विजय के बाद जो है मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। ठीक है, और जब वो बंगाल का नवाब बना, ठीक है, बंगाल का नवाब बना तो उसने खुशी में क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की ज़मीन दे दी। किसको? ये दे दी अंग्रेज़ों को। ठीक है ना, तो इतनी ज़मीन जो है कितनी, 24 परगना की, ये ध्यान रखना, 24 परगना ज़मीन दी थी। और कहाँ कहाँ की, जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार, 3 राज्य ध्यान रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार जो है दे दिया।
ठीक है। फिर इस सिराज के हमले का हर्जाना जो है मीर जाफ़र ने बड़ा भरा जो है 1 करोड़ जो है 77 लाख, 1 करोड़ 77 लाख, क्योंकि जब जो सिराजुद्दौला था उसने जो है हमला किया था, ठीक है, तो अंग्रेज़ों का नुकसान हुआ था, तो उसके हमले से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब नवाब करेगा, ठीक है। तो नवाब कौन है? नवाब है मीर जाफ़र, ठीक है। इस समय तो मीर जाफ़र जो है, जो सिराजुद्दौला ने नुकसान किया था उसका एक तरह से हर्जाना भरा, ठीक है। कितने रुपए में भरा था? 1 करोड़ 77 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 77 लाख रुपए उसने कंपनी को और दिए। मतलब देखो कितना दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पे फ्री ट्रेड कर दिया और 24 परगना ज़मीन दे दी, और ऊपर से 1 करोड़ 77 लाख रुपए जो है हर्जाने के रूप में भरा। और ये वाला जो है पूरा, ये तो खुशी में दे दिया, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। कंपनी के अधिकारियों द्वारा की जा रही बेतहाशा मांग के मद्देनज़र कंपनी और नवाब में जो है कटुता आई। देखो, अब देखो, जो नवाब था, ठीक है ना, वो एक तरह से कठपुतली था। सिराजुद्दौला तो एक तरह से इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसके बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी नवाब बने वो जो है कंपनी की एक तरह से कठपुतली थे, ठीक है। तो जब कंपनी ने उनको नवाब बनाया है तो प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप तो करेंगे ही, ठीक है। कौन? कंपनी। और उसके कारण कंपनी के जो अधिकारी थे तो उनकी जो मांगें थी, मतलब जैसे कि रोज़ आ जाते थे कि आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है फ्री ट्रेड मिला है, 24 परगना ज़मीन मिली है, इतना हर्जाना मिला है, रोज़ पैसा ही मांगने चले जाते थे, ठीक है ना। तो अब रोज़ रोज़ जो है वो नवाब से कुछ डिमांड करते थे। कौन? अंग्रेज़ अधिकारी। तो अब नवाब इससे हो गया परेशान, तो नवाब और कंपनी के बीच जो है एक तरह से कटुता आने लगी। मतलब कि कटुता का मतलब कि एक तरह से खटास आने लगी, जो है मनमुटाव होने लगा, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1760 को मीर जाफ़र ने गद्दी जो है मीर कासिम के पक्ष में छोड़ दी, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ही दिन में जो है वो परेशान हो गया, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1760 को, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे, ये नवाब बना है 23 जून जो है 1757 को, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से ये नवाब बन गया, ठीक है। और जो है 1760 में, ठीक है, 1760 में 3 ही साल में ये जो है समझ गया कि जो है कंपनी की डिमांड को पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग हर 1-2 महीने पे कुछ ना कुछ जैसी डिमांड करते हैं, या तो पैसे की डिमांड करेंगे, या ज़मीन की डिमांड करेंगे, या व्यापार के क्षेत्र में कुछ डिमांड करेंगे। जो एक तरह से नवाब समझ रहा था कि हमारा जो है नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और राजनीतिक नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसने जो है 1760 में मिराज ने जो है मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र का जो है वो दामाद है, ठीक है। 1760 में इसने गद्दी छोड़ दी, ठीक है। तो ये इतनी बात तो हम लोगों ने मीर जाफ़र के बारे में पढ़ी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र नवाब बना और उसने भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर फ्री ट्रेड दे दिया और 24 परगना ज़मीन दे दी, और हर्जाने सिराजुद्दौला का हर्जाना इसने भरा 1 करोड़ 77 लाख में, ठीक है। प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा, कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जिसको नवाब ने सोचा कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो है इन लोगों में विवाद हुआ, और अक्टूबर 1760 को 3 साल बाद जो है मीर जाफ़र ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम जो है मीर जाफ़र का दामाद है, ठीक है। अब मीर कासिम के बारे में पढ़ते हैं। मीर कासिम जो है, मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद वर्धमान और मिदनापुर एवं चटगांव की ज़मींदारी दे दी, ठीक है ना, जैसे कि उसने दी थी, ठीक है। मीर जाफ़र ने जैसे दी थी उसी तरह मीर कासिम ने भी नवाबी प्राप्त होने के उपलक्ष्य में मीर कासिम ने जो है कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव यहाँ की ज़मींदारी दे दी, और कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप जो है 29 लाख रुपए, ठीक है, 29 लाख रुपए। जरा यहाँ ध्यान रखना कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी दी और 29 लाख रुपए जो है इनाम के तौर पर, ठीक है, पुरस्कार के तौर पर कंपनी को दे दिया, ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को। अब इसने क्या किया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। क्यों?
क्योंकि कुछ समय बाद इसको भी समझ में आ गया कि जो है कंपनी की डिमांड को पूरा करना आसान नहीं है। मतलब कंपनी जो है कुल मिलाकर के अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी और आप अपनी आर्थिक नीतियों को पूरा करना चाह रही थी। वो धन कमाने के चक्कर में आए ही थे। व्यापार करने कोई जाएगा तो क्या मेन काम होगा, व्यापार बढ़े, जिससे उसका जो है धन बढ़े। तो कंपनी भी यही कर रही थी। कंपनी या तो व्यापार करने के लिए फ्री ट्रेड की और मांग कर रही थी, या फिर और ज़्यादा क्षेत्र मांग रही थी, या फिर पैसे मांगती थी खजानों से, इस तरह की चीज़ें मांगा करते थे। ठीक है, तो इसने कहा कि हम राजधानी बदल लें। तो इन्होंने क्या किया, राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दी। और जो फरमान था 1717 का, जो फारुखसियार का फरमान था, उसके दुरुपयोग को देखते हुए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को बंद करवा दिया। देखो, अब यहाँ पे 1717 का जो फारुखसियार का फरमान था, उस उसमें क्या था, एक तरह से अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड मिला हुआ था। मतलब कि मुफ्त व्यापार कर रहे थे वो, कोई चुंगी उंगी कर नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उस जो आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को भी बंद करवा दिया। ठीक है, किसने, ये मीर कासिम ने। ठीक है, अब जब शुल्क की वसूली जो है बंद करवा दी, तो क्या था कि अब पहले तो अंग्रेज़ दे ही नहीं रहे थे, टैक्स तो दे ही नहीं रहे थे। अब जो भारतीय व्यापारी थे वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे। शुल्क जो है एक तरह से सबके लिए फ्री हो गया, फ्री ट्रेड सबके लिए हो गया। ठीक है, तो अब चुंगी एवं कर का लाभ जो है वो भारतीय व्यापारियों को भी मिलने लगा। लेकिन ये बात जो है अंग्रेज़ों को जो है अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई उनके साथ, है ना। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने समानता को अस्वीकार किया और भारतीयों पर दोबारा महसूल मतलब शुल्क लगाए जाने की मांग की। जो नवाब था उसने क्या किया कि जो फारुखसियार का फरमान था कि अंग्रेज़ टैक्स नहीं देंगे, उसको जो है भारतीयों पर भी लागू कर दिया एक तरह से। तो अब ना अंग्रेज़ टैक्स दे रहे थे, ना भारतीय टैक्स दे रहे थे। तो एक तरह से दोनों के बीच समानता आ गई, अंग्रेज़ों और भारतीयों दोनों के बीच। तो अंग्रेज़ जो है इस चीज़ से बड़े नाराज़ हुए कि हम बराबर कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने कि इन पे दोबारा टैक्स लगाया जाए भारतीयों पे। ठीक है, तो दोबारा महसूल लगाने की मांग करी अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापारियों पर। ठीक है, अंग्रेज़ों तथा कासिम के बीच टकराव और बढ़ गया। इसके कारण जब ये कासिम ने फ्री ट्रेड सबके लिए कर दिया, तो अंग्रेज़ों के और कासिम के बीच टकराव बढ़ गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ सैन्य गठबंधन कर लिया। तो मीर कासिम ने सोचा कि हम करेंगे लड़ाई किससे, अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अवध के नवाब, ठीक है, शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ सैन्य गठबंधन किया। देखो 3 लोग हैं, अब ध्यान देना। मीर कासिम है पहला, ठीक है, दूसरा है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। ठीक है, ये शुजाउद्दौला, और तीसरा जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 3 लोग हैं। ठीक है, ये तीनों लोगों ने मिल करके एक सैन्य गठबंधन जो है सैन्य गठबंधन स्थापित कर लिया और अंग्रेज़ों से जो है युद्ध की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि इन लोग को उम्मीद था कि हम 3 लोग हैं, अंग्रेज़ अकेले हैं, जो है मार के भगा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1764 में अंग्रेज़ जो है सेना और सैन्य गठबंधन जो है बक्सर में जाके आमने-सामने हुए और दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेज़ जीत गए। ये तीनों लोग हार गए। कौन? मीर कासिम, अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों लोगों का जो सैन्य गठबंधन था वो हार गया अंग्रेज़ों से। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो उसका अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बैटल ऑफ बक्सर में, मतलब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान रखना, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है नेतृत्व कर रहा था। अब हेक्टर मुनरो के जीतने के कारण ये था कि ये लोग एक तरह से सुसंगठित सेना थी। ठीक है, अब इनके पास नए हथियार थे और एक तरह से अच्छी कमांड थी इनके पास। लेकिन ये लोग क्या थे, ये लोग इतने अच्छे नहीं थे युद्ध में, इसलिए ये हार गए। बस इन लोग को एक तरह से कॉन्फिडेंस था कि हाँ 3 लोग हैं तो हरा देंगे। लेकिन आधुनिक तकनीकी हथियार इनके पास थे और इनकी सुसंगठित सेना थी। ठीक है, विजय के बाद अंग्रेज जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यहाँ के निर्विवाद शासक बन गए।
ठीक है ना। मतलब कि जब ये जीत गए ये लोग, तो जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के एक तरह से शासक बन गए। अब इनके जो है विरोध करने वाला कोई नहीं है, निर्विवाद, मतलब इनका विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों को तो हरा ही दिया, ठीक है, इन तीनों को तो हरा ही दिया। अब जो है एक तरह से पूरे राजा बन गए यहाँ के अंग्रेज, ठीक है, कहाँ के, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, ठीक है। अच्छा, मैं एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये मैप है, ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, ज़रा ध्यान से, ये बिहार है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला यूपी है, इधर वाला, ये जो है ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये है बक्सर, ठीक है, ये जो है दिख रहा है, ये डॉट जो दिख रहा है ये है बक्सर, ठीक है। तो बक्सर जो है बिहार के पश्चिमी साइड में है, ठीक है, बक्सर जो है बिहार के पश्चिमी साइड में है। और जो पलासी है ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इधर है, आज मतलब कि बांग्लादेश की तरफ है, जो है पूर्वी साइड में है, वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड में बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है, ये पलासी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों युद्ध हुए थे, ठीक है। अब देखो जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। विजय के बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का निर्वाह शासक बन गया, कौन, अंग्रेज बन गए, ठीक है। बक्सर के युद्ध से पूर्व 1763 में अंग्रेज़ों ने कासिम से अनबन की स्थिति में जाफ़र को जो है दोबारा जो है नवाबी दे दी। मतलब कि बक्सर के युद्ध से पहले इन लोग की जो है एक तरह से अनबन चल रही थी, किसकी, अंग्रेज़ों की और मीर कासिम की, ठीक है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध से पहले ही अनबन चल रही थी, और मीर कासिम को जो है नवाब के पद से हटा करके फिर से मीर जाफ़र को बिठा दिया गया था। जाफ़र मतलब यहाँ मीर जाफ़र है, ठीक है, जाफ़र का मतलब यहाँ पे मीर जाफ़र है ये। तो मतलब 1763 में ही मीर जाफ़र को दोबारा से जो है नवाब नियुक्त कर दिया, मीर कासिम को हटा दिया, ठीक है। अब जब जाफ़र की मृत्यु हो गई उसके बाद नवाबी उसके बेटे नजमुद्दौला को दे दी गई, ठीक है। तो जो जाफ़र था, मीर जाफ़र, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा था नजमुद्दौला, उसको बंगाल की नवाबी दे दी गई, ठीक है। 20 फरवरी 1765 को एक संधि की नजमुद्दौला के साथ सेना ने किसने, सॉरी सेना कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने, और उसको सेना भंग करने का आदेश दे दिया, ठीक है। तो 20 फरवरी 1765 को नजमुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों की एक संधि हुई जिसमें उसको सेना भंग कर देनी थी, और बंगाल का शासन जो था वह एक नायब सूबेदार के माध्यम से चलाना था, ठीक है। एक तरह से इसी को नायब सूबेदार बना दिया नजमुद्दौला को, ठीक है। सूबेदार कंपनी नियुक्त करेगी, मतलब जो सूबेदार था उसका नियुक्त सिलेक्शन कौन करेगी, कंपनी करेगी, और बिना कंपनी की स्वीकृति के उसे हटाया भी नहीं जा सकता। तो मतलब कुल मिलाकर के कंपनी ने पूरा पावर अपने हाथ में ले ली। पहले तो नवाब बनाने का एक तरह से काम शुरू किया, तो पहले मीर जाफ़र को बनाया, मीर जाफ़र जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हिचकिचाया तो मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम के साथ विवाद हुआ तो फिर से मीर जाफ़र को बना दिया, ठीक है। अब मीर जाफ़र जब ख़त्म हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो उसका लड़का जो था नजमुद्दौला, उसको नवाब बना दिया, और उसके साथ एक संधि करके उसकी सेना भंग करवा दी। और जो बंगाल का शासन था वो नायब सूबेदार के माध्यम से चलवा रहे थे, और नायब सूबेदार जो था वो कंपनी के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा और कंपनी के द्वारा ही हटाया जाएगा। मतलब कंपनी जो है पूरी पावर देख रहे हो अपने हाथ में रख रही है बंगाल की। कुल मिलाकर के वो जो काम है वो इन्हीं लोग से करवा रही है, एकदम एपेक्स बॉडी खुद बनी हुई है। मतलब जैसे कि अगर इस तरह देखा जाए तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कि यहाँ पे नायब सूबेदार है और यहाँ एकदम ऊंचाई पे, मतलब ऊपर जो है ये कंपनी है, ठीक है ना, मतलब कि अंग्रेज हैं, ये इंस्ट्रक्शन देती है इन लोग इसको, नायब सूबेदार को, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन चुका था, ठीक है। तो सूबेदार कंपनी जो है नियुक्त करेगी, और कंपनी की स्वीकृति से जो है इसे हटा, बिना कंपनी की स्वीकृति के इसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। कंपनी अब निज़ामत मतलब कि प्रशासन, निज़ामत का मतलब यहाँ पे प्रशासन से है, कंपनी अब जो है निज़ामत पर पूरा अधिकार कर चुकी थी, ठीक है। और क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई या किसके किसके बीच में हुई, है ना। तो अंग्रेज़ों के बीच में और शाह आलम
द्वितीय के बीच में, ठीक है। वहाँ पे फ्रांसीसी दे देंगे, डच दे देंगे, इस तरह कन्फ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि कौन अधिकारी था उस समय, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। कौन था उसमें? क्लाइव था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब देखो, बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। मतलब कि जो बादशाह था उसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह की दीवानी का अधिकार दे दिया, ठीक है। एक फरमान के तहत बादशाह ने निज़ामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। मतलब कि इन लोगों ने बनाया था ना निज़ामुद्दौला को नायब सूबेदार, तो एक तरह से जो है अब जो बादशाह था उसने भी स्वीकार कर लिया निज़ामुद्दौला को बंगाल का नवाब, ठीक है। बदले में कंपनी ने बादशाह को काड़ा जो है, बदले में जो कंपनी ने बादशाह को काड़ा एवं इलाहाबाद के ज़िले तथा 26 लाख वार्षिक पेंशन दे दी। तो अब जब बादशाह ने कंपनी की बात मान ली तो कंपनी ने बादशाह को कड़ा, ये जगह है कड़ा, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद ज़िले, ठीक है, तथा 26 लाख वार्षिक पेंशन दे दी, ठीक है। इस तरह इन लोग को पेंशन दे करके चुपचाप किनारे कर दिया जाता था और पूरा अधिकार जो है कंपनी अपने हाथ में ले लेती थी। अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की, ठीक है ना। अवध के नवाब जो थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी की ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 की। पहली वाली कब की थी? 12 अगस्त 1765 को। 4 दिन के बाद जो है, 4 दिन के बाद ये दूसरी संधि करी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है, ये चीज़ देखना। और हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए, ठीक है, हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए किसने दिए? शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला ने हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए भी दिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना। और संधि में क्या हुआ? संधि में नवाब पर बाहरी हमले की स्थिति में कंपनी की जो सेना थी वो सहायता करेगी, बशर्ते नवाब को इस सेना का खर्च देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि संधि में क्या बात हुई? संधि में ये बात हुई कि नवाब पर अगर बाहरी हमला होता है तो कंपनी की जो सेना है वो सहायता करेगी, किसकी? नवाब की। लेकिन कंडीशन ये है कि जो नवाब है वही इस सेना का पूरा खर्च जो है वो उठाएगा, ठीक है। ये संधि में बातचीत हुई। तो यहाँ पे 2 संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली संधि है जो इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है। 12 अगस्त, डेट ध्यान रखना, 12 अगस्त 1765, ठीक है, 12 अगस्त 1765। और इसके बाद जो है बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया। फिर दूसरी संधि जो है, ये ध्यान रखना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की, ठीक है, 16 अगस्त 1765 को। 4 दिन के बाद की बात है, ठीक है। ये 12 अगस्त 1765 को है और ये 16 अगस्त जो है 1765 को। और हर्जाना कितना दिया? 50 लाख रुपए में। संधि में क्या बात हुई कि नवाब पर अगर बाहरी हमला होगा तो सेना की जो है, कंपनी की सेना जो है सहायता करेगी, लेकिन नवाब को इस सेना का पूरा खर्च जो है उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, बंगाल में द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा कि मीर जाफ़र के बारे में, ठीक है, मीर जाफ़र के बारे में पढ़ा, मीर कासिम के बारे में पढ़ा, और कैसे जो है 2 संधियाँ हुई, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो है बंगाल में द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन के बारे में। देखो, कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात द्वैध शासन जो है एक तरह से स्थापित हो गया। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी तथा निजामत दोनों अधिकार प्राप्त करने के पश्चात इस प्रांत में जो है द्वैध शासन जो है स्थापित हो गया, ठीक है। वास्तविक शक्तियाँ मतलब जो दीवानी और निजामत से संबंधित वास्तविक शक्तियाँ जो थी वो कंपनी के पास रहीं, लेकिन जो संबंधित कार्य थे उनका निष्पादन जो है कंपनी भारतीयों से करवाती थी। मतलब कि वास्तविक शक्तियाँ जो थी, मेन पावर तो एक तरह से कंपनी के पास थी, लेकिन जो है संबंधित कार्यों का निष्पादन कंपनी भारतीयों से करवाती थी, ठीक है ना। इसलिए इसको द्वैध शासन कहते थे। मतलब समझे? ज़रा यहाँ समझना कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वास्तविक शक्तियाँ
जो थी दीवानी और निजामत से संबंधित, वो किसके पास थी? वो थी कंपनी के पास। लेकिन जो कुछ काम था, उससे संबंधित काम था, वो भारतीयों से करवाते थे। मतलब कि शक्तियाँ, वास्तविक शक्तियाँ इनके पास हैं, अंग्रेज़ों के पास, और काम कौन करवा रहे हैं? भारतीयों से। ठीक है, तो एक तरह से ये द्वैत शासन इसी को कहा जाता था। ठीक है, कि शक्तियाँ तो कंपनी के पास है, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है भारतीयों से करवा रहे थे, इसीलिए इसे द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, जनता की, अब देखो यहाँ पे, अब जो है पहले जिम्मेदारी थी कि जो बंगाल का नवाब है वो जनता की रक्षा करेगा, लेकिन स्थिति ये थी कि जनता की रक्षा ना तो कंपनी कर रही थी, ना नवाब कर रहा था। ठीक है ना, सीधा दुष्प्रभाव जो है, दुष्परिणाम ये हुआ कि बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब कि अब अगर पहले नवाब था तो नवाब जो है लोगों की रक्षा करता था, लोगों की समस्याओं को सुनता था। जब से कंपनी का शासन आया, कंपनी ने इस तरह के काम करने बंद कर दिए। जो आम नागरिक हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो एक तरह से अब जो उनका व्यापार और वाणिज्य था, मतलब कि जो छोटे लोग थे वो काम कर रहे थे, जैसे कि काश्तकार हैं। ठीक है, छोटे लोग हैं, जैसे कि कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई कपड़े बुनने का काम कर रहा है, तो इन पर जो है एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जो बंगाल का व्यापार और वाणिज्य था उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, और वो एकदम से कमज़ोर होने लगा। ठीक है, रेशम एवं कपड़ा उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे, क्योंकि रेशम और कपड़ा उद्योग के काम तो छोटे लोगों से ही होता था ना, कि रेशम पे अगर काम करना है तो वो छोटे लोग ही करेंगे। जो किसान थे छोटे छोटे, वो रेशम के कीड़े इकट्ठा करते थे, उनको कपड़ों में परिवर्तित करते थे। ठीक है, या फिर कॉटन के कपड़े हैं उनको बनाते थे। तो इन सब का जो है एक तरह से इन सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, और इनको जो है, इनका जो उद्योग थे वो नष्ट होने लगे, और जो किसान थे और गरीब होते गए। जो किसान थे वो और गरीब होते गए। कंपनी के अधिकार जो है बंगाल के कंपनी के जो अधिकारी थे वो बंगाल की संपदा को बटोरने में लगे थे। यहाँ अधिकारी का लेना, कंपनी के जो अधिकारी थे वो बंगाल की संपदा को बटोरने, मतलब कि वहाँ पे पैसे जो थे उसको बटोरने में लगे हुए थे, अपना अपना व्यापार कर रहे थे और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो ये सारी स्थितियाँ थी। मतलब कि अब जब द्वैत शासन आया तो काम तो भारतीय कर रहे थे। ठीक है ना, और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास थी? कंपनी के पास थी। और जो जनता थी उसकी ना कंपनी सुन रही थी, नवाब सुनने लायक बचा ही नहीं था, क्योंकि नवाब तो कठपुतली बन चुका था। ठीक है, और सीधा दुष्प्रभाव पड़ा गरीब लोगों पर, और गरीब लोगों के व्यापार पर, उद्योग धंधों पर। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे, रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट होने लगे, और किसान जो है वो गरीब थे और ज़्यादा गरीब होने लगे। उनके जो है खाने के एकदम स्थितियाँ बिगड़ने लगी, खाना भी नहीं मिल रहा था, स्थिति ये थी। ठीक है, और जो कंपनी के अधिकारी थे वो एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वो दोनों हाथों से संपदा बटोरने में लगे हुए थे। और 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, और लाखों लोगों को इसने जो है अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, तो 1770 का जो है बंगाल का अकाल, जो ये ध्यान रखना कि बंगाल में कब अकाल पड़ा था। ठीक है, तो बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में, और इससे लाखों लोग जो है प्रभावित हुए, बहुत लोग मरे। ठीक है, एक तरह से ये सब कंपनी का किया धरा हुआ था। ठीक है, कंपनी का प्रशासन जो था वो एक तरह से बेकार तरह से काम कर रहा था। ठीक है, एक तरह से नवाब को तो अपने अंडर में कर लिया था, और पूरा ट्रेड, पूरी प्रशासन, पूरी राजनीतिक स्थिति अपने कंट्रोल में कर ली, जिसका जो है गरीब लोगों पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, हम लोगों ने आज यहाँ तक डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कंपनी की आर्थिक नीतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जो है मिल जाएगी 2-3 दिन में। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये वाली वीडियो आपको पूरी समझ में आए। ठीक है, और अगर हिस्ट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, अब पिछली वीडियो मैंने बनाई है आधुनिक भारत का इतिहास, L1 करके, लेक्चर 1 करके बनाया है, ये L2 है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरी प्लेलिस्ट जब में बन जाएगी, उसको देखने के बाद आप 8th क्लास की NCERT पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8th क्लास की NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, 8th क्लास की NCERT उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको जो है
समझ में आएगी, नहीं तो इस तरह समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी एक दो बार रीडिंग करेंगे, कुछ पढ़ लेनी पड़ेगी। एनसीईआरटी अपने आप में कठिन किताबें हैं, ठीक है, जल्दी समझ में नहीं आती है। ऐसा लगेगा कि उसमें कहानी लिखी है, उसमें आप फैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी और एक बुक है बिपिन चंद्र राव, उसका मिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी की, ठीक है, और एनवायरनमेंट की वीडियो मिल जाएगी, कंप्यूटर की पढ़ी है, इंग्लिश की पढ़ी है, बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी करवाया है, ठीक है ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी और 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। 8th क्लास की एनसीईआरटी के 3-4 लेक्चर हैं और 7th क्लास की एनसीईआरटी पूरी है, आप उसको देख लीजिए। और फिर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, ठीक है। कुछ दिन बाद इंग्लिश में भी करवा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी हिंदी में है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।